बुद्धि का मेल कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी पद या शक्ति से बढ़कर होती है। बीरबल एक दरबारी होते हुए भी अकबर के सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र थे। उनका रिश्ता विश्वास, सम्मान और समझ पर आधारित था। आज भी जब हम किसी बहुत बुद्धिमान या हाजिर जवाब व्यक्ति को देखते हैं तो अनायास ही उसकी तुलना बीरबल से कर देते हैं। यह उनकी विरासत और उनके चिरस्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अकबर बीरबल की कहानियां हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेंगी कि समस्याओं का समाधान हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उन्हें ढूंढने के लिए सही दृष्टिकोण और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उनकी कहानियां एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती हैं जहां बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है, जहां हास्य सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देता है और जहां न्याय की जीत हमेशा होती है। यह वाकई अकबर बीरबल का अनोखा और अद्भुत संसार था जो आज भी हमारे दिलों और दिमागों में जीवित है। लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। फरवरी 1586 में बीरबल एक पहाड़ी दर्रे में हुए एक भयंकर युद्ध में मारे गए। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका था। अकबर कई दिनों तक शोक में रहे और उन्होंने अपना भोजन त्याग दिया था। उन्हें बीरबल की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और वे जीवन भर उन्हें याद करते रहे। बीरबल की मृत्यु से मुगल दरबार में एक खालीपन आ गया था जिसे कभी भरा नहीं जा सका। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय सलाह की कमी हमेशा महसूस की गई। अकबर बीरबल की विरासत अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। वे जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता, न्याय, सहिष्णुता और एक अच्छे शासक के गुणों को सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि और कौशल से महान सम्राट का विश्वास और दोस्ती जीत सकता है। वे यह भी दर्शाती हैं कि कैसे एक शासक को अपने सलाहकारों की बात सुननी चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए। इन कहानियों में बीरबल हमेशा तार्किक सोच, समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अक्सर अकबर के अहंकार को चुनौती देते थे और उन्हें सच्चाई का सामना करने में मदद करते थे। यह अकबर की महानता थी कि उन्होंने बीरबल को यह स्वतंत्रता दी और उनकी सलाह को सराहा, भले ही वह कभी-कभी उनके विचारों के विपरीत हो। बीरबल ने अपने जीवनकाल में संस्कृत और फारसी भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। वे कवि और लेखक भी थे। उनकी कुछ कविताएं और साहित्यिक रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियां भारत की लोक कथाओं और मौखिक परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। वे पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं और आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से पसंद आती हैं। इन कहानियों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं, जहां उन्हें बुद्धिमत्ता और हास्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन कहानियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे मुगलकालीन सामाजिक और राजनीतिक परिवेश का एक दिलचस्प चित्रण प्रस्तुत करती हैं। वे हमें उस समय के रीति रिवाजों, समस्याओं और जीवन शैली की एक झलक देती हैं। अकबर और बीरबल का अनोखा संसार हमें सिखाता है कि शक्ति और जरूर मैं आपके लिए अकबर बीरबल के अनोखे संसार पर एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत करता हूं। यह कहानी शब्दों की सीमा तक तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसमें उनके जीवन के कई रोचक पहलू और बुद्धिमत्तापूर्ण किस्से शामिल होंगे। अकबर बीरबल का अनोखा संसार मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने न केवल अपने विशाल साम्राज्य को कुशलता से चलाया, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान को भी भरपूर प्रोत्साहन दिया। यह सम्राट कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर थे,
जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर की महानता सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति या प्रशासनिक क्षमता में नहीं थी, बल्कि उनकी दूरदर्शिता, धार्मिक सहिष्णुता और असाधारण बुद्धि में भी थी। और इस असाधारण सम्राट के दरबार की शान और उनके व्यक्तिगत मित्र, सलाहकार और हास्यबोध के प्रतीक थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 528 में कालपी के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही महेश दास अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और काव्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी यही विशेषताएं उन्हें अकबर के दरबार तक ले आईं, जहां उन्होंने बीरबल का खिताब हासिल किया। बीरबल का अर्थ होता है ताकतवर या बहादुर। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक सम्राट और उसके दरबारी का नहीं था। यह एक गहरी दोस्ती, आपसी सम्मान और एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह का रिश्ता था। अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुनते थे, उनकी सलाह पर अमल करते थे और अक्सर उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए चुनौती देते थे। बीरबल भी कभी अकबर को निराश नहीं करते थे। उनकी हर समस्या का समाधान बीरबल के पास अपनी बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और हास्यबोध के साथ मौजूद होता था। आइए उनके अनोखे संसार के कुछ अद्भुत किस्सों में झांकें, जहां बुद्धि की चमक, हास्य की फुहार और न्याय की कसौटी पर हर फैसला खरा उतरता था। एक चोर की दाढ़ी, बुद्धिमत्ता का पहला पाठ। एक बार की बात है, अकबर के शाही महल से एक बेशकीमती हार चोरी हो गया। अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे चोर को ढूंढने का आग्रह किया। बीरबल ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, महाराज का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। मुझे पता है कि आप में से ही किसी ने यह किया है। मैं जानता हूं कि चोर कौन है, लेकिन उसे पहचानना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी को एक एक छड़ी देता हूं। यह एक जादुई छड़ी है। आज रात चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारी हैरान थे। उन्होंने बीरबल की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन छड़ी लेने से मना भी नहीं कर सकते थे। अगली सुबह सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियों का निरीक्षण किया। एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल तुरंत उस दरबारी की ओर मुड़े और कहा, यही है चोर। सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी छड़ी तो छोटी हो गई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। चोर जानता था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया ताकि सुबह वह बाकी छड़ियों के बराबर दिखे। उसकी यही हरकत उसे पकड़ने का कारण बनी। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गए। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और हार बरामद हो गया। 2 सबसे लंबी रेखा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रेखा खींची और कहा, बीरबल, इस रेखा को बिना मिटाए और बिना छुए छोटा कर दो। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। बिना मिटाए और बिना छुए किसी रेखा को छोटा कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर द्वारा खींची गई रेखा के बगल में एक और लंबी रेखा खींच दी। यह रहा अकबर और बीरबल कदों का हाजिर जवाब किस्सा। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की अनूठी गाथा। भारत के इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से जब भी सुने और सुनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक थे मुगल सम्राट अकबर, और उनके दरबार के नवरत्नों में से सबसे चमकता सितारा थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी कला ने उन्हें अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय दरबारी बना दिया था।
अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की गूढ़ शिक्षाओं, तर्कसंगत सोच और विषम परिस्थितियों में भी शांत रहने की कला को दर्शाते हैं। ये किस्से हमें बताते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से बड़े सम्राट को भी प्रभावित कर सकता है। इन दोनों की मित्रता और आपसी सम्मान इतना गहरा था कि अकबर अक्सर जानबूझकर बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए विचित्र और कठिन प्रश्न पूछते थे, और बीरबल हर बार अपनी चतुराई से उन्हें हैरान कर देते थे। इन किस्सों में हास्य, व्यंग्य, तर्क और नैतिकता का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये किस्से सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुनाए जाते रहे हैं और आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। आइए अकबर और बीरबल के कुछ ऐसे ही हाजिर जवाब किस्सों की लंबी यात्रा पर निकलें, जो उनकी बुद्धिमत्ता और दोस्ती की अनूठी गाथा सुनाते हैं। एक चोर का पता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के शाही खजाने से एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया। अकबर बहुत चिंतित हुए क्योंकि वह हार उन्हें किसी विशेष अवसर पर मिला था और उसका भावनात्मक मूल्य भी बहुत था। उन्होंने अपने सभी सिपाहियों और दरबारियों को चोर का पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी चोर का सुराग नहीं ढूंढ पाया। हार को ढूंढने में असफलता के बाद बादशाह ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चोर का पता अवश्य लगाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय और आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने तुरंत अपनी सहमति दी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सभी उच्चाधिकारियों और संदिग्धों को बुलवाया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं, यह जानने के लिए कि वह इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल ने सभी से कहा, मुझे पता है कि हार किसने चुराया है। मैं यह भी जानता हूं कि चोर कौन है, लेकिन मैं उसे सीधे तौर पर बेनकाब नहीं करूंगा। मैं आप सभी को एक एक छड़ी देता हूं। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। इतना कहकर बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे सभी दरबारियों को एक एक समान लंबाई की छड़ी दें। उन्होंने आगे कहा, इस छड़ी की खासियत यह है कि जिस किसी ने भी हार चुराया है, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। सभी दरबारी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। चोर भी वहां मौजूद था और बीरबल की बात सुनकर वह अंदर ही अंदर घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह हम सभी इसी जगह पर मिलेंगे। तब तक आप सभी अपनी अपनी छड़ियां अपने साथ रखें और उन्हें किसी और को न दिखाएं। अगले दिन सुबह सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर भी उत्सुकता से बीरबल के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सभी से अपनी अपनी छड़ियां दिखाने को कहा। सभी दरबारियों ने अपनी छड़ियां बीरबल के सामने रखीं। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उनकी नजर एक दरबारी की छड़ी पर पड़ी। उस दरबारी की छड़ी बाकी सभी छड़ियों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि चोर कौन है। उन्होंने उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने हार चुराया है। अकबर और अन्य दरबारी हैरान रह गए। चोर ने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया और हार लौटा दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि यही चोर है? तुम्हारी जादुई छड़ी की बात तो झूठी थी, फिर भी तुमने चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ चोर के मन में डर पैदा किया था। चोर ने सोचा कि अगर उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी छड़ी को रात में 2 इंच काट दिया, ताकि वह लंबी होने के बाद भी अन्य छड़ियों के बराबर लगे।
लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह छोटी हो जाएगी। एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं होती। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को खूब सराहा और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। दो, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक अजीबोगरीब विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तुम मुझे 10 ऐसे सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने यह सुनकर थोड़ा सोचा। यह एक अजीबोगरीब मांग थी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह बादशाह की बात मान ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उन्हें 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने कुछ दिन इधर उधर घूमा और फिर दरबार में वापस आ गए, लेकिन उनके साथ केवल एक व्यक्ति था, 10 नहीं। अकबर ने जब बीरबल को केवल एक व्यक्ति के साथ देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, मैंने तुम्हें 10 मूर्खों को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आए हो। और यह व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह पहला सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह व्यक्ति एक साधारण सा गांव का आदमी लग रहा था और वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। अकबर ने पूछा, लेकिन इसकी मूर्खता क्या है? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, मैं एक बार शहर में जा रहा था और मैंने इस व्यक्ति को देखा। यह अपने गधे पर बैठा हुआ था और उसके सिर पर गधे का चारा भी रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा कि वह अपने गधे पर से बोझ कम करना चाहता है। उसने सोचा कि अगर वह चारा अपने सिर पर रखेगा तो गधे को कम बोझ उठाना पड़ेगा, जबकि गधा उस चारे का भार अपने सिर पर पहले से ही महसूस कर रहा था। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यह तो वाकई मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन बाकी 9 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बाकी 9 मूर्खों को ढूंढने के लिए मुझे और समय चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकता हूं। अकबर उत्सुकता से बोले, कौन है वह? बीरबल ने अपनी उंगली अकबर की ओर उठाई और कहा, जहांपनाह, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। अकबर यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है बीरबल? तुम मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप अपने साम्राज्य में इतने महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर मुझे 10 मूर्खों को ढूंढने के लिए भेज रहे हैं, जबकि आपके पास और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं जो आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपने समय का उपयोग एक ऐसे काम में कर रहे हैं जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने थोड़ी देर तक सोचा। बीरबल की बात में दम था। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की बात सही थी। वह बेवजह एक ऐसे काम में लगे हुए थे जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं था। अकबर ने अपनी गलती मान ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, मैंने ही मूर्खतापूर्ण मांग की थी। तुम वाकई सबसे बुद्धिमान हो। उन्होंने बीरबल को तुरंत क्षमा कर दिया और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बादशाह को खुश किया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। 3, कितनी कौवे हैं? एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे शहर में कितने कौवे हैं? सभी दरबारी और सिपाही यह सवाल सुनकर हैरान रह गए। यह कैसा अजीबोगरीब सवाल था? भला कोई कैसे बता सकता है कि शहर में कितने कौवे हैं?
यह एक असंभव कार्य लग रहा था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बड़ी शांति से कहा, जहांपनाह, हमारे शहर में ठीक 21,523 कौवे हैं। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम निश्चित हो बीरबल? इतनी सटीकता से तुमने यह संख्या कैसे बताई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने आदमियों को भेजकर गिनवा सकते हैं। अगर आपको कौवे कम मिलें तो समझ लीजिए कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे, और अगर आपको कौवे ज्यादा मिलें तो समझ लीजिए कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे शहर में आए होंगे। बीरबल के इस हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बीरबल की चतुराई और समस्या को तुरंत हल करने की क्षमता पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बीरबल को उनके जवाब के लिए इनाम दिया। यह किस्सा बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढने की कला को दर्शाता है। 4. कौन बड़ा, गाय या भैंस? एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब बहस छिड़ गई। कुछ दरबारी कहने लगे कि गाय बड़ी होती है और कुछ कहने लगे कि भैंस बड़ी होती है। यह बहस काफी देर तक चलती रही, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने बादशाह अकबर से मदद मांगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, गाय बड़ी होती है या भैंस? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। यह सिर्फ हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। दरबारी और अकबर हैरान रह गए। उन्हें बीरबल के जवाब का मतलब समझ नहीं आया। बीरबल ने अपनी बात समझाते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप दूध और घी के नजरिए से देखें तो गाय बड़ी होती है क्योंकि उसका दूध और घी ज्यादा पौष्टिक और शुद्ध माना जाता है। लेकिन अगर आप शारीरिक ताकत और खेती के काम के नजरिए से देखें तो भैंस बड़ी होती है क्योंकि वह ज्यादा शक्तिशाली होती है और भारी काम कर सकती है। बीरबल ने आगे कहा, इसके अलावा अगर आप उनके बच्चों की संख्या के नजरिए से देखें तो भी यह अलग हो सकता है। कुछ लोग गाय को पवित्र मानते हैं तो कुछ लोग भैंस को खेतों का रक्षक मानते हैं। बीरबल के इस जवाब से सभी दरबारी संतुष्ट हो गए। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने कैसे एक सामान्य से प्रश्न को भी अलग अलग दृष्टिकोण से समझाकर एक सटीक और संतोषजनक उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। 5. बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। बादशाह अकबर अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के पास एक तालाब था और उसमें एक आदमी डुबकी लगा रहा था। अकबर को उस आदमी पर बहुत दया आई। अगले दिन सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे बताओ, कोई आदमी ऐसी भयानक ठंड में रात भर तालाब में कैसे खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उसे कोई बहुत बड़ा लालच न हो। अकबर ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का वादा किया जो यह काम कर सके। बीरबल ने एक गरीब धोबी को ढूंढ निकाला और उसे पूरी बात बताई। धोबी बहुत गरीब था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात धोबी रात भर उस ठंडे तालाब में खड़ा रहा। महल के पहरेदारों ने उस पर नजर रखी। सुबह जब धोबी को बाहर निकाला गया तो वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह जिंदा था।
अकबर ने धोबी को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? इतनी भयानक ठंड में तुम रात भर तालाब में कैसे खड़े रह पाए? धोबी ने कहा, जहां पनाह, मैंने पूरी रात दूर महल की खिड़की पर जलते हुए दीपक को देखा। उस दीपक की रोशनी से मुझे थोड़ी सी गर्मी मिलती रही और मुझे हिम्मत मिलती रही। अकबर ने यह सुना तो उन्होंने धोबी को इनाम देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें दीपक की गर्मी से राहत मिली है, इसलिए यह चुनौती अधूरी है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। धोबी बहुत दुखी हुआ। वह बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने धोबी को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई। उन्होंने बीरबल के पास एक सिपाही भेजा। सिपाही ने वापस आकर बताया कि बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल जब दरबार में आए तो उनके हाथ में एक लंबी डंडी थी जिसके ऊपर एक छोटी सी हांडी लटकी हुई थी और वह हांडी एक आग के पास रखी हुई थी जो जमीन पर जल रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुम दरबार में इस तरह क्यों आए हो और यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर ने चिढ़कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी दूर आग से तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, अगर दूर से जलते हुए दीपक की रोशनी से धोबी को गर्मी मिल सकती है तो इतनी दूर आग से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या समझाना चाहते थे। धोबी को महल की खिड़की पर जलते हुए दीपक से कोई वास्तविक गर्मी नहीं मिल रही थी, यह सिर्फ एक मानसिक सहारा था। अकबर ने अपनी गलती मान ली और धोबी को 1000 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की बहुत सराहना की। 6. अकबर का सपना। यह सिर्फ एक उदाहरण है बीरबल की बुद्धिमत्ता का। उनके जीवन में ऐसे अनगिनत किस्से थे जहां उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी, तार्किक सोच और हास्य से न केवल अकबर का मनोरंजन किया बल्कि दरबार की कई जटिल समस्याओं को भी सुलझाया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि हमारे साम्राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, हमारे साम्राज्य में 90,329 कौवे हैं। अकबर हैरान रह गए और पूछा, तुम्हें इतनी सटीकता से कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप चाहें तो आप अपने लोगों को गिनने के लिए भेज सकते हैं। यदि संख्या कम निकली तो इसका मतलब होगा कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, और यदि संख्या अधिक निकली तो इसका मतलब होगा कि कुछ कौवे हमारे साम्राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। अकबर इस जवाब से हंसे बिना नहीं रह पाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थी। वे आम लोगों की समस्याओं को भी सुलझाने में माहिर थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीधे उनके पास आते थे। एक बार एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर दरबार में आया। उसने बताया कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वह उसे वापस नहीं दे रहा है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर उन्हें एक अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस जमीन पर एक साथ खेती करो। जो भी फसल उगेगी उसे तुम दोनों बराबर बराबर बांट लेना। किसान और उसका पड़ोसी दोनों सहमत हो गए। कुछ समय बाद बीरबल ने फिर उन्हें बुलाया और पूछा कि फसल कैसी रही। किसान ने बताया कि फसल अच्छी हुई है और उन्होंने उसे बांट लिया है। लेकिन पड़ोसी ने शिकायत की कि किसान ने ज्यादा फसल ले ली है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने किसान को जमीन का असली मालिक घोषित किया और पड़ोसी को कड़ी चेतावनी दी।
बीरबल की कहानियां केवल उनकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और सामाजिक मूल्य भी छिपे होते हैं। वे अक्सर हमें सिखाती हैं कि कैसे तर्क, हास्य और समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और वे उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने अकबर से शिकायत की कि बीरबल हर बात में अपनी मनमानी करते हैं और सम्राट का सम्मान नहीं करते। अकबर ने उनकी बात सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुम हमेशा अपनी ही बात कहते हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक मौका देंगे अपनी बेगुनाही साबित करने का? अकबर सहमत हो गए। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक बड़ी दावत का आयोजन किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे आज उनके कपड़े धोएं और उन्हें धूप में सुखाएं। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। जब अकबर ने देखा कि बीरबल ने यह काम भी बिना किसी शिकायत के कर दिया, तो वे समझ गए कि बीरबल घमंडी नहीं हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, तुम लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या करते हो। वह कभी घमंडी नहीं होता, बल्कि वह हमेशा विनम्र रहता है। बीरबल की कहानियां केवल अकबर के दरबार तक ही सीमित नहीं थीं। वे पूरे भारत में फैलीं और आज भी बच्चों और बड़ों को समान रूप से पसंद आती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, हास्य और बुद्धिमत्ता से काम लिया जा सकता है। एक बार अकबर को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं, सिवाय एक के। वे चिंतित हो गए और उन्होंने अपने सभी ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। सभी ने अलग अलग व्याख्याएं दी, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने ध्यान से अकबर का सपना सुना और फिर कहा, जहां पनाह, आपके सपने का अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से ज्यादा जीवित रहेंगे। अकबर इस व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत इनाम दिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही घटना की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं और कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्या को देखा जा सकता है। बीरबल हमेशा समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखते थे और उनका समाधान निकालते थे। बीरबल की हाजिर जवाबी भी लाजवाब थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो या अपनी पत्नी को? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जब आप मेरे साथ होते हैं, और मैं अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जब आप मेरे साथ नहीं होते हैं। अकबर इस जवाब से हंसे बिना नहीं रह पाए। बीरबल की कहानियां सिर्फ हास्य और मनोरंजन के लिए नहीं थीं। वे अक्सर अकबर को महत्वपूर्ण सबक सिखाती थीं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रजा को नहीं समझता। मुझे लगता है कि वे मुझसे डरते हैं और मुझसे खुलकर बात नहीं करते। बीरबल ने अकबर को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप एक रात के लिए भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को सुनें। आप देखेंगे कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच गए। उन्होंने देखा कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी इज्जत करते हैं। वे इस अनुभव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए और भी ज्यादा काम करने का फैसला किया। बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से बढ़कर होती है। बीरबल एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें सम्राट के सबसे करीब ला दिया। एक बार एक विदेशी राजदूत अकबर के दरबार में आया। वह बहुत घमंडी था और उसने भारतीय संस्कृति और ज्ञान का मजाक उड़ाया।
अकबर को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बीरबल को इस स्थिति को संभालने के लिए कहा। बीरबल ने राजदूत को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुम नहीं दे सकते। राजदूत ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? राजदूत ने कई जवाब दिए, लेकिन बीरबल ने उन्हें गलत साबित कर दिया। अंत में राजदूत हार मान गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है अहंकार। यह इतना बड़ा होता है कि यह किसी भी व्यक्ति की आंखों पर पर्दा डाल सकता है और उसे सच्चाई देखने से रोक सकता है। राजदूत अपनी गलती समझ गया और उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी। बीरबल की कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। एक बार एक चोर ने एक अमीर व्यापारी का कीमती हीरा चुरा लिया। व्यापारी ने अकबर से शिकायत की और अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उनसे सवाल पूछे। कोई भी चोर अपनी चोरी कबूल नहीं कर रहा था। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक ही आकार की लाठियां दी और उनसे कहा, जिसने भी हीरा चुराया है उसकी लाठी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगली सुबह बीरबल ने सभी लाठियों को फिर से देखा। एक चोर की लाठी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही चोर है, क्योंकि उसने अपनी लाठी को छोटा कर दिया था, यह सोचकर कि वह रात भर में लंबी हो जाएगी। चोर ने अपनी चोरी कबूल कर ली और हीरा वापस मिल गया। बीरबल की कहानियां न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे तर्क, हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों का उपयोग करके जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके किस्से भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे सदियों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे यादगार पात्रों में से एक बना दिया है। उनकी कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि एक सच्चा नेता न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और अपने लोगों के प्रति प्रेम से महान बनता है। अकबर की शान बीरबल की जान थी और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर के साम्राज्य को और भी महान बना दिया। बीरबल की अनसुनी बातें शब्दों में देना एक बहुत बड़ा काम है और इसमें काफी समय लगेगा। मैं आपको बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का सार और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बता सकता हूं, लेकिन 10,000 शब्दों का पूरा पाठ अभी लिख पाना संभव नहीं ही होगा। बीरबल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकारों में से एक थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और त्वरित सोच ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार बना दिया था। यहाँ बीरबल की कुछ प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जो उनकी असाधारण बुद्धि को दर्शाती हैं। 1. सबसे छोटा रास्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दिल्ली से आगरा जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी एक सीधी रेखा होती है। अकबर उनके इस व्यावहारिक और सटीक जवाब से बहुत प्रभावित हुए। 2 चोर की पहचान। एक धनी व्यापारी के घर चोरी हो गई थी और उसे अपने 5 नौकरों पर शक था। उसने अकबर से मदद मांगी और अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक-एक छड़ी दी और कहा कि अगले दिन जिसकी छड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। अगले दिन एक नौकर की छड़ी वाकई छोटी थी, क्योंकि उसने पकड़े जाने के डर से अपनी छड़ी काट दी थी। इस तरह बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। 3 हवा का वजन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि हवा का वजन कितना होता है।
बीरबल ने कहा, महाराज, हवा का वजन उतना ही होता है जितना उसमें मौजूद मूर्खों का। अकबर को यह जवाब थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन बीरबल ने समझाया कि जब कोई मूर्ख बात करता है तो उसकी बातों में हवा ही होती है। 4 कितने कौवे? अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, महाराज, हमारे शहर में 90,539 कौवे हैं। अकबर ने पूछा कि वह इतना निश्चित कैसे हैं। बीरबल ने कहा, यदि आपको शक है तो आप गिनवा सकते हैं। यदि कम निकलें तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे, और यदि ज्यादा निकलें तो बाहर के कौवे यहाँ घूमने आए होंगे। 5 बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति एक रात ठंड में नदी में खड़ा रहेगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की। अगली सुबह अकबर ने उससे पूछा कि उसने इतनी ठंड कैसे सहन की। आदमी ने कहा कि उसने महल की खिड़की पर जल रहे दिए की रोशनी को देखकर हिम्मत पाई। अकबर ने कहा कि यह धोखा है, क्योंकि उसने दिए की गर्मी का सहारा लिया। बीरबल ने अकबर को यह समझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने खिचड़ी पकाने का नाटक किया, जिसमें पतीला बहुत ऊंचा रखा था और आग बहुत नीचे थी। अकबर ने पूछा कि यह खिचड़ी कब पकेगी। बीरबल ने कहा कि जब दिए की रोशनी से खिचड़ी पक सकती है तो उस गरीब आदमी को भी महल के दिए से गर्मी मिल सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दिया। 6 अकबर का सपना। अकबर ने एक अजीब सपना देखा और बीरबल से उसका अर्थ पूछा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं सिवाय एक के। बीरबल ने कहा, महाराज, इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से ज्यादा जीवित रहेंगे। अकबर इस बात से खुश हुए, लेकिन उनके दूसरे दरबारियों ने इस बात को नकारात्मक बताया। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को समझाया कि हर बात को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। 7 असली पिता कौन? एक बार एक बच्चे के 2 दावेदार थे, दोनों उसे अपना बेटा बता रहे थे। बीरबल ने बच्चे को बीच में रखा और दोनों से कहा कि बच्चे को अपनी ओर खींचें। एक दावेदार ने बच्चे को जोर से खींचा, जबकि दूसरे ने बच्चे को चोट न लगे इसलिए छोड़ दिया। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि जिस व्यक्ति ने बच्चे को छोड़ दिया था वही उसका असली पिता था, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। 8 सबसे बड़ा फूल। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा फूल कपास का फूल है, क्योंकि वह सभी को कपड़े देता है। 9 मूर्ख व्यक्ति की पहचान। अकबर ने एक बार बीरबल से 5 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने कुछ समय बाद 2 व्यक्तियों को दरबार में प्रस्तुत किया जिन्होंने ऐसे काम किए थे जो बेहद मूर्खतापूर्ण थे। बीरबल ने कहा, महाराज, बाकी 3 मूर्ख तो आप ही हैं, क्योंकि आप अपना कीमती समय मूर्खों को ढूंढने में लगा रहे हैं। 10 बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उनका सिर खुजला रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, शायद आपके दिमाग में कोई नया विचार आ रहा है। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और उनके अनोखे हास्य को दर्शाती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है और कैसे हास्य से जीवन को और भी सुखद बनाया जा सकता है। मैं आपको इन कहानियों को विस्तृत रूप से लिख सकता हूं, लेकिन 10,000 शब्दों तक पहुंचने के लिए बहुत सारी अतिरिक्त कहानियों और विस्तार की आवश्यकता होगी। यदि आप कुछ विशिष्ट कहानियों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। यदि आप बीरबल की कहानियों पर आधारित कोई चित्र चाहते हैं तो मैं वह भी बना सकता हूं। उदाहरण के लिए, मैं आपको चोर की पहचान वाली कहानी का एक चित्र दिखा सकता हूं। एक समय की बात है
भारत में मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर महान सम्राट अकबर विराजमान थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अकबर न सिर्फ एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक, कला और साहित्य के संरक्षक और न्यायप्रिय सम्राट भी थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 ऐसे असाधारण पुरुष जो अपनी अपनी विधाओं में निपुण थे। इनमें सबसे प्रमुख थे बीरबल, जिन्हें अकबर अपनी शान और अपनी जान मानते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और अद्भुत समस्या समाधान की क्षमता ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्ध कर दिया। उनकी ख्याति जब अकबर तक पहुंची, तो सम्राट ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें बीरबल का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है ताकतवर और वीर। बीरबल और अकबर के बीच का रिश्ता सिर्फ एक सम्राट और उसके दरबारी का नहीं था। यह एक गहरी दोस्ती, सम्मान और विश्वास का रिश्ता था। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए या अपने दरबारियों को नीचा दिखाने के लिए उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछते थे या उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में डाल देते थे। लेकिन बीरबल हर बार अपनी बुद्धि और हास्य से इन चुनौतियों का सामना करते थे और अकबर को आश्चर्यचकित कर देते थे। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने दावा किया कि उसके पास दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है। उसने अकबर को चुनौती दी कि कोई भी उनके घोड़े को नहीं हरा सकता। दरबार के सभी दरबारी चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था और वे इस चुनौती को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते। बीरबल ने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने व्यापारी से कहा, आपका घोड़ा निस्संदेह तेज होगा, लेकिन क्या वह हवा से तेज है? व्यापारी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी घोड़ा हवा से तेज नहीं हो सकता। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम दौड़ का आयोजन क्यों नहीं करते? यदि आपका घोड़ा हवा से तेज निकला, तो सम्राट आपको इनाम देंगे, अन्यथा आप सम्राट को इनाम देंगे। व्यापारी समझ गया कि बीरबल ने उसे चतुराई से हरा दिया है और उसने अपनी चुनौती वापस ले ली। अकबर बीरबल की इस चाल से बेहद प्रसन्न हुए। मुगल बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। दरबारे बीरबल एक ऐसा ही संग्रह है, जहां बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य और न्यायप्रियता से बादशाह अकबर के सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान करते हैं। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि और हाजिर जवाबी का परिचय दे दिया था। उनकी ख्याति जल्द ही बादशाह अकबर तक पहुंची, जिन्होंने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को बीरबल का खिताब दिया, जिसका अर्थ है महान योद्धा या तेज दिमाग वाला। अकबर और बीरबल का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और उसके दरबारी का नहीं था, बल्कि वे गहरे दोस्त भी थे। अकबर बीरबल की सलाह पर बहुत भरोसा करते थे और अक्सर उनसे जटिल समस्याओं पर राय लेते थे। बीरबल भी कभी अकबर को निराश नहीं करते थे और हमेशा अपनी बुद्धि से कोई न कोई समाधान निकाल लेते थे। उनके बीच की अनूठी दोस्ती और सम्मान ने दरबारे बीरबल की कहानियों को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरबारे बीरबल की कहानियां। यहाँ दरबारे बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई हैं, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती हैं। 1. चोर की पहचान। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके घर से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। उसने शक जताया कि उसके 4 नौकरों में से ही किसी ने यह चोरी की है,
लेकिन वह चोर का पता नहीं लगा पा रहा था। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने चारों नौकरों को अपने सामने बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सुबह बीरबल ने चारों नौकरों को फिर से बुलाया और उनकी छड़ियां देखीं। एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को चोर घोषित कर दिया। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्होंने चोर का पता कैसे लगाया। बीरबल ने समझाया, जिसने चोरी की थी उसे लगा कि उसकी छड़ी वाकई बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वह चोरी पकड़ी न जाए। लेकिन ऐसा करने से उसकी छड़ी छोटी हो गई और उसकी चोरी पकड़ी गई। नैतिक शिक्षा: अपराध छिपाने की कोशिश अक्सर अपराध को उजागर कर देती है। सबसे लंबी रेखा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक लकीर खींची और बीरबल से कहा, बीरबल, इस लकीर को छोटा करो। लेकिन बिना मिटाए दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर द्वारा खींची गई लकीर के बगल में एक और लंबी लकीर खींच दी। अब अकबर द्वारा खींची गई लकीर अपने आप छोटी लगने लगी। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। नैतिक शिक्षा: किसी चीज को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर उससे बड़ी चीज बनाना होता है। 3 मूर्खों का राजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाए। बीरबल ने कुछ दिनों तक खोजबीन की और फिर एक व्यक्ति को दरबार में ले आए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह क्यों मूर्ख है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे व्यापारी को दे चुका है जिसे वह जानता भी नहीं था, इस उम्मीद में कि वह उसे दोगुना लौटाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो वाकई मूर्ख है। लेकिन बीरबल, तुमने कहा था कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। क्या कोई इससे भी बड़ा मूर्ख हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, अगर वह व्यापारी उसकी संपत्ति लेकर भाग जाता है और यह व्यक्ति फिर से किसी और अनजान व्यक्ति पर भरोसा करता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। और फिर जिसने उस व्यक्ति को मूर्ख होते हुए भी अपनी संपत्ति दी वह भी कम मूर्ख नहीं। अकबर बीरबल की चतुराई भरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। नैतिक शिक्षा: बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना मूर्खता है। 4 स्वर्ग की सीढ़ी। एक बार बादशाह अकबर को रात में सपना आया कि वह स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। उन्होंने सुबह दरबार में यह सपना सुनाया और सभी दरबारियों से इसका अर्थ पूछा। कोई भी दरबारी सही अर्थ नहीं बता पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सपने का अर्थ बहुत सरल है। इसका मतलब है कि आप बहुत पुण्य आत्मा हैं और आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको स्वर्ग का रास्ता मिल गया है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। नैतिक शिक्षा: सकारात्मक सोच हमेशा बेहतर परिणाम देती है। 5 हरे घोड़े की तलाश। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को एक अजीबोगरीब काम सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुम घोड़ा नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 7 दिनों तक गायब हो गए। 7वें दिन वह दरबार में वापस आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे हरा घोड़ा मिल गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, वह घोड़ा सिर्फ उस दिन उपलब्ध होगा जिस दिन हफ्ते में कोई और दिन न हो, और उसे लेने के लिए आपको खुद जाना होगा, क्योंकि वह किसी और के हाथ नहीं आता। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा दिए।
उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने इस असंभव काम को अपनी बुद्धि से कैसे संभाला। नैतिक शिक्षा: असंभव को संभव बनाने के लिए रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करें। 6. किसने खाया पान? एक बार अकबर और उनके कुछ दरबारी बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने एक पान खाया और उसे थूक दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि पान का दाग गायब हो गया है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मेरे पान का दाग किसने साफ किया? सभी दरबारी डर गए क्योंकि किसी को नहीं पता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह दाग आपके सबसे प्रिय व्यक्ति ने साफ किया होगा। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने कहा, आपकी अपनी भूमि, जहांपनाह। यह मिट्टी ही है जिसने आपके पान के दाग को सोख लिया है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। नैतिक शिक्षा: कभी कभी सबसे सरल उत्तर ही सबसे सही होता है। 7. सबसे महान कवि। एक बार अकबर के दरबार में दो कवि थे जो दोनों खुद को सबसे महान मानते थे। वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। अकबर इस बात से परेशान थे और उन्होंने बीरबल से इस समस्या को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों कवियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे एक एक कविता सुनाएं, लेकिन कविता में प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले कवि ने एक लंबी और जटिल कविता सुनाई जिसमें प्यार शब्द नहीं था, लेकिन उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं था। दूसरे कवि ने एक छोटी और सरल कविता सुनाई, खुदा का नाम जपो, प्यार सबको करो, जीवन में खुश रहो, यही है सच्चा ज्ञान। बीरबल ने दूसरे कवि को विजेता घोषित किया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, इस कवि ने तो प्यार शब्द का इस्तेमाल किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस कवि ने अपने शब्दों से ही प्यार की भावना को व्यक्त कर दिया। असली कविता वही है जो दिल को छू जाए, न कि सिर्फ शब्दों का जाल हो। नैतिक शिक्षा: सादगी और भावना अक्सर जटिलता से अधिक प्रभावशाली होती है। 8. कुत्ते की दुम सीधी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम कुत्ते की दुम सीधी कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, यह असंभव है। अकबर ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम किस काम के? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे कुत्ते की दुम या कुछ लोगों का स्वभाव। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। नैतिक शिक्षा: कुछ चीजें अपरिवर्तनीय होती हैं और उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। 9. मीठे पानी का कुआं। एक बार अकबर के राज्य में सूखा पड़ा। सभी कुएं सूख गए थे और लोगों को पीने के पानी की भारी कमी हो गई थी। अकबर बहुत चिंतित थे और उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पूरे राज्य का दौरा किया और एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां भूमिगत जल स्तर अपेक्षाकृत अधिक था। उन्होंने वहां एक कुआं खोदने का आदेश दिया। जब कुआं खोदा गया तो उसमें से मीठा और ठंडा पानी निकला। लोगों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बीरबल की जय जयकार की। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। नैतिक शिक्षा: समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूरदर्शिता और प्रयास आवश्यक हैं। 10. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति को इनाम देंगे जो सबसे अनोखा काम करेगा। एक गरीब व्यक्ति ने सुना कि अगर वह रात भर ठंड में नदी में खड़ा रहा तो उसे इनाम मिलेगा। उसने ऐसा ही किया। सुबह जब वह अकबर के पास आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम रात भर ठंड में कैसे खड़े रहे? उस व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैंने नदी के किनारे जलती हुई एक मोमबत्ती को देखा और उसकी गर्मी से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अकबर ने कहा, तो तुमने मोमबत्ती की गर्मी से खुद को गर्म रखा, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने यह सुनकर कहा, जहांपनाह, यह गलत है। एक मोमबत्ती की गर्मी इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। अकबर ने बीरबल की बात नहीं मानी। बीरबल ने एक योजना बनाई।
उन्होंने अकबर को दावत पर बुलाया और खाना पकाने के लिए एक बर्तन को बहुत ऊंची जगह पर टांग दिया। नीचे आग जला दी। काफी देर बाद भी जब खाना नहीं पका तो अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना क्यों नहीं पक रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आग की गर्मी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे इनाम दिया। नैतिक शिक्षा, न्याय और निष्पक्षता हमेशा महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष, दरबारे बीरबल की कहानियां केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि, हास्य और न्याय से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमें सोचने, समझने और समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित और मनोरंजन करती रही हैं। बीरबल की हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक में निहित है। वे यह भी दिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता हमें यह भी सिखाता है कि कैसे शासक को अपने सलाहकारों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और उनकी राय को महत्व देना चाहिए। दरबारे बीरबल की कहानियों की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण उनकी सादगी और सार्वभौमिक अपील है। ये कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं। वे हमें हंसाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। बीरबल का चरित्र आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बीरबल की कहानियों में न केवल हास्य और बुद्धि का मेल है, बल्कि वे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को भी उजागर करती हैं। वे हमें ईमानदारी, न्याय, निष्पक्षता और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गुणों का महत्व सिखाती हैं। बीरबल हमेशा कमजोरों और गरीबों के पक्ष में खड़े रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उन्हें न्याय दिलाते थे। संक्षेप में, दरबारे बीरबल एक ऐसा खजाना है जो हमें अनमोल जीवन सबक प्रदान करता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना। मैं आपकी राजमहल के किस शब्दों की कहानी लिखने की चुनौती को स्वीकार करता हूं। यह एक लंबी और विस्तृत कथा होगी, जिसे कई अध्यायों में विभाजित किया जाएगा, ताकि कहानी का प्रवाह बना रहे। यह कहानी एक काल्पनिक राजमहल, उसके निवासियों, रहस्यों, संघर्षों, प्रेम और सत्ता के खेल को दर्शाएगी। राजमहल के किस्से अध्याय 1, स्वर्णपुरी का वैभव और उसका रहस्य। सरयू नदी के तट पर, जहां सूर्य की पहली किरणें कमल के फूलों पर पड़ती थीं और उसकी स्वर्णिम आभा जल पर नाचती थी, वहीं विस्तृत था स्वर्णपुरी का भव्य राजमहल। इसका नाम स्वर्णपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके ऊंचे शिखर शुद्ध सोने से मंडित थे, जो दिन भर सूर्य की रोशनी में चमकते और रात में चांदनी में दूधिया आभा बिखेरते थे। यह महल सिर्फ ईंट और चूने का ढांचा नहीं था, बल्कि यह सदियों के इतिहास, अनगिनत कहानियों और कई पीढ़ियों के सपनों का प्रतीक था। महल के विशालकाय द्वार, जिन पर नक्काशीदार हाथी और शेर बने थे, हमेशा खुले रहते थे, पर उनमें एक अदृश्य शक्ति का पहरा था। इन द्वारों से होकर एक विशाल प्रांगण में प्रवेश होता था, जहां संगमरमर के फव्वारे, सुंदर बगीचे और करीने से तराशी गई मूर्तियां मन मोह लेती थीं। दरबार हॉल, जहां राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, अपने आप में एक कलाकृति था।
उसकी छत पर रंगीन कांच से बने चित्र, दीवारों पर योद्धाओं और राजाओं के भित्तिचित्र और बीच में स्थापित रत्नजड़ित सिंहासन सभी मिलकर एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करते थे। पर इस बाहरी चमकदमक के पीछे स्वर्णपुरी का राजमहल अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए था। कुछ रहस्य तो सदियों पुराने थे, जो केवल फुसफुसाहटों और लोक कथाओं में जीवित थे, जबकि कुछ हाल ही के थे, जो महल के निवासियों के दिलों में गहरे दबे हुए थे। वर्तमान में स्वर्णपुरी पर महाराजा विक्रमदेव का शासन था। वे एक पराक्रमी योद्धा, न्यायप्रिय शासक और प्रजावत्सल राजा के रूप में जाने जाते थे। उनकी पत्नी महारानी मानसा देवी अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके दो पुत्र थे, राजकुमार आदित्य जो बड़े थे और सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, और राजकुमार जय जो छोटे थे और अपनी कलात्मक रुचियों के लिए जाने जाते थे। राजकुमार आदित्य अपनी युवावस्था में ही युद्धकला में निपुण और शासन के सिद्धांतों में पारंगत हो चुके थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और उनकी आंखों में भावी सम्राट का तेज स्पष्ट दिखता था। वहीं राजकुमार जय शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबों, संगीत और चित्रकला से गहरा प्रेम था। वे अक्सर महल के गुप्त पुस्तकालयों में घंटों बिताते थे, जहां पुरानी पांडुलिपियां और अनमोल ग्रंथ रखे थे। लोगों का मानना था कि जय में उनके परदादा, एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक की आत्मा बसती थी। महल में इन दोनों राजकुमारों के अलावा कई दरबारी, मंत्री, सेनापति, दासिया और सेवक भी रहते थे, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी थी, जो महल की दीवारों में गूंजती रहती थी। इनमें से सबसे प्रमुख थे महामंत्री चाणक्यधर, एक वयोवृद्ध और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति, जिनकी सलाह के बिना महाराजा कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। उनकी पैनी निगाहें और दूरदर्शिता राज्य के लिए अमूल्य थी। लेकिन स्वर्णपुरी का सबसे बड़ा रहस्य था निशी महल। यह महल के सबसे पुराने और एकांत हिस्से में स्थित था। कहा जाता था कि निशी महल में एक अदृश्य शक्ति का वास था, और जो भी वहां रात के समय प्रवेश करता था, वह या तो कभी लौटता नहीं था, या फिर लौटता भी था तो एक खाली निगाहों वाला डरा हुआ व्यक्ति बन जाता था। महल के बुजुर्ग सेवक फुसफुसाते थे कि निशी महल में एक प्राचीन श्राप है, जिसे सदियों पहले किसी रुष्ट आत्मा ने दिया था। महाराजा विक्रमदेव ने निशी महल में किसी के भी प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। उसके द्वार हमेशा बंद रहते थे और उन पर भारी लोहे की जंजीरें लगी रहती थीं। राजकुमार जय को अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण निशी महल के रहस्य में विशेष रुचि थी। वे अक्सर रात में अपनी खिड़की से निशी महल की ओर देखते, जो चांदनी में एक काली परछाई सा खड़ा रहता था। वे कहानियां पढ़ते थे, जिनमें गुप्त मार्गों और छिपे खजानों का जिक्र होता था, और उनका मन अक्सर निशी महल के रहस्य को सुलझाने की कल्पना में भटकता रहता था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, जय अपनी खिड़की से निशी महल को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि निशी महल की एक छोटी सी खिड़की से, जो सबसे ऊपरी माले पर थी, एक हल्की सी रोशनी चमकी और तुरंत बुझ गई। जय की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत देखा होगा, पर उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। निशी महल खाली नहीं था। वहां कोई था या कुछ था। इस घटना ने जय की जिज्ञासा को और भी तीव्र कर दिया। उन्हें लगा कि उन्हें इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह स्वर्णपुरी के इतिहास का एक अनसुला अध्याय था। अध्याय 2, रहस्यमय अजनबी और संकेत। निशी महल से निकली उस रहस्यमय रोशनी ने राजकुमार जय की रातों की नींद हराम कर दी थी। वह हर पल उस रोशनी के बारे में सोचते रहते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशी महल, जो सालों से बंद पड़ा था और जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, वहां ऐसी रोशनी कैसे दिख सकती है। क्या यह किसी इंसान का काम था, या कोई अलौकिक शक्ति? अगले दिन
जय अपने नित्य कर्मों के बाद महल के गुप्त पुस्तकालय में चले गए। यह उनका पसंदीदा स्थान था, जहां उन्हें शांति और ज्ञान दोनों मिलते थे। वह पुरानी पांडुलिपियों को पलट रहे थे, खासकर उन ग्रंथों को जिनमें स्वर्णपुरी के प्राचीन इतिहास और निशी महल का उल्लेख था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उनके सवालों का जवाब दे सके। पुस्तकालय में घुसते ही उन्होंने देखा कि एक नई पांडुलिपि, जो पहले वहां नहीं थी, एक पुराने मेज पर रखी हुई थी। वह एक जीर्ण चमड़े से बंधी पांडुलिपि थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर धूल की परत जमी थी। जय ने उसे उठाया और धीरे से खोला। उसके पहले पृष्ठ पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे वे समझ नहीं पाए। पर जैसे ही उन्होंने अगले पृष्ठ पलटे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसमें निशी महल का एक विस्तृत नक्शा बना हुआ था और साथ ही कुछ ऐसे प्रतीक और चिन्ह थे जिन्हें वे पहचान नहीं पा रहे थे। तभी पुस्तकालय के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। जय ने पांडुलिपि को तुरंत बंद करके अपनी पोशाक के भीतर छिपा लिया। एक वृद्ध सेवक, जिसका नाम धर्मा था, अंदर आया। धर्मा महल के सबसे पुराने सेवकों में से एक था और उसने जय को बचपन से पाला था। वह एक वफादार और विवेकशील व्यक्ति था, जिसे महल के कई गुप्त रास्ते और कहानियां पता थीं। राजकुमार, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? आपको अपने शस्त्र अभ्यास के लिए जाना चाहिए, धर्मा ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। बस कुछ पुरानी किताबें देख रहा था, धर्मा काका, जय ने जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि उनकी आवाज में कोई घबराहट न झलके। धर्मा ने जय की ओर गहरी निगाह से देखा। वह जय के चेहरे पर उभरी चिंता को पहचान गया था। राजकुमार, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। क्या कोई बात है? जय ने सोचा कि क्या वह धर्मा से निशी महल और पांडुलिपि के बारे में बात करें। धर्मा वफादार था, पर महाराजा के सख्त आदेश के खिलाफ जाना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी उन्हें लगा कि उन्हें किसी पर भरोसा करना ही होगा। धर्मा काका, मैंने कल रात निशी महल में रोशनी देखी, जय ने फुसफुसाते हुए कहा। धर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है, राजकुमार। निशी महल तो वर्षों से बंद है। वहां कोई नहीं जा सकता, पर मैंने देखी, धर्मा काका। और आज मुझे यह पांडुलिपि मिली, जय ने पांडुलिपि को बाहर निकालते हुए कहा। इसमें निशी महल का नक्शा है और कुछ अजीब से चिन्ह भी। धर्मा ने पांडुलिपि को कांपते हाथों से लिया। उसकी आंखों में भय और विस्मय का मिलाजुला भाव था। यह तो गुप्त विद्या की पांडुलिपि लगती है। यह तो वर्षों पहले गुम हो गई थी। इसे केवल महाराजा और उनके सबसे भरोसेमंद गुरु ही पढ़ सकते थे। गुप्त विद्या, इसका क्या अर्थ है? जय ने पूछा। कहा जाता है कि इसमें निशी महल के गुप्त मार्गों, छिपे खजानों और उस श्राप को तोड़ने के तरीकों का वर्णन है, धर्मा ने कहा। पर इसे पढ़ना बहुत खतरनाक है, राजकुमार। इसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हैं। तभी धर्मा ने पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर एक छोटे से प्रतीक को देखा। यह वही प्रतीक था जो निशी महल के मुख्य द्वार के ऊपर बना था। यह एक संकेत है, राजकुमार, धर्मा ने कहा। यह बताता है कि निशी महल का रहस्य सुलझाने का समय आ गया है। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि द्वार पर फिर खटखटाहट हुई। इस बार महामंत्री चाणक्यधर अंदर आए। वे अपनी गंभीर मुद्रा और पैनी आंखों के लिए जाने जाते थे। राजकुमार जय, मैंने सुना है कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो गए हैं, चाणक्यधर ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। क्या आप निशी महल के रहस्य में रुचि ले रहे हैं? जय और धर्मा दोनों चौंक गए। चाणक्यधर को यह कैसे पता चला? जय ने पांडुलिपि को फिर से छिपा लिया। नहीं महामंत्री जी, मैं तो बस पुरानी कहानियां पढ़ रहा था, जय ने जवाब दिया। चाणक्यधर ने उन्हें एकटक देखा।
जैसे उनकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रहे हों। राजकुमार, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। निशी महल एक ऐसा ही स्थान है। महाराजा ने इसे बंद रखने का आदेश दिया है और उनके आदेश का उल्लंघन करना राजद्रोह माना जाएगा। चाणक्यधर की चेतावनी स्पष्ट थी। जय समझ गए कि उन्हें और सतर्क रहना होगा, पर इस चेतावनी ने उनकी जिज्ञासा को कम नहीं किया, बल्कि उसे और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि महामंत्री भी निशी महल के रहस्य से परिचित हैं और शायद वे उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी शाम जब जय अपने कक्ष में अकेले थे, उन्होंने पांडुलिपि को फिर से खोला। वे ध्यान से उस नक्शे को देखने लगे। नक्शे में निशी महल के कई गुप्त मार्ग और तहखाने दिखाए गए थे, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। और फिर एक प्रतीक पर उनकी नजर टिकी, एक उल्टे त्रिकोण के भीतर एक आंख। यह प्रतीक उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि उन्होंने इसे कहाँ देखा था। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। यह प्रतीक उन्होंने अपनी माँ महारानी मानसा देवी के पुराने हार में देखा था, जो वह कभी कभी पहनती थीं। क्या इसका मतलब यह था कि महारानी भी निशी महल के रहस्य से जुड़ी थीं? यह विचार जय को और भी उलझन में डाल गया। उसी रात जब महल की सभी बत्तियां बुझ चुकी थीं और केवल चांदनी ही रास्तों को रोशन कर रही थी, जय ने एक साहसी फैसला लिया। उन्हें निशी महल जाना था। उन्हें उस रोशनी के पीछे का रहस्य जानना था और उन्हें उस पांडुलिपि के संकेत का अर्थ भी समझना था। उन्होंने अपनी कमर में एक छोटी सी कटार और एक मशाल बांधी। उन्होंने चुपचाप अपने कक्ष से बाहर कदम रखा और अंधेरी गलियों से होते हुए निशी महल की ओर चल पड़े। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उनकी आंखों में एक संकल्प था, स्वर्णपुरी के इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने का संकल्प। अध्याय 3। निशी महल का भयावह सत्य। चांदनी रात में निशी महल और भी अधिक डरावना लग रहा था। उसकी काली परछाई महल के बाकी हिस्सों पर एक रहस्यमय आवरण डाल रही थी। राजकुमार जय अपने कांपते कदमों और धड़कते दिल के साथ निशी महल के भारी लोहे के द्वारों के पास पहुंचे। द्वार पर लगी मोटी जंजीरें और प्राचीन ताला ऐसा लग रहा था मानो वे सदियों से वहीं जमे हुए हों। जय ने पांडुलिपि में दिए गए नक्शे को देखा। उसमें ताले को खोलने का एक गुप्त तरीका बताया गया था, जो किसी सामान्य चाबी से नहीं, बल्कि एक विशेष क्रम में पत्थरों को दबाने से खुलता था। उन्होंने ध्यान से नक्शे का अनुसरण किया और पत्थरों को उसी क्रम में दबाया जैसा कि पांडुलिपि में वर्णित था। एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट के साथ ताला खुला और जंजीरें जमीन पर गिर गईं। द्वार अपने आप एक चौथाई खुल गया, जिससे अंदर का गहरा अंधेरा और भी भयावह लग रहा था। जय ने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी और नम हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध घुली हुई थी। द्वार उनके पीछे धीमे से बंद हो गया, जिससे एक गहरी भयावह आवाज आई और जय का दिल जोर से धड़क उठा। अंदर का रास्ता एक घुमावदार गलियारे की ओर जाता था, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर बनी अजीबोगरीब आकृतियां डरावनी लग रही थीं। जय को लगा कि उनकी हर सांस, उनके हर कदम की आवाज वहां गूंज रही है। नक्शे का अनुसरण करते हुए जय एक बड़े हॉल में पहुंचे। यह हॉल खंडहर हो चुका था, छत से प्लास्टर गिर रहा था और दीवारें दरक चुकी थीं। बीच में एक बड़ा खाली सिंहासन रखा था, जो धूल की मोटी परत से ढका था। यह हॉल उन्हें किसी पुराने दरबार हॉल जैसा लग रहा था। श्राप। एक फुसफुसाहट जय के कानों में पड़ी। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सुना है, पर वहां कोई नहीं था।
यह सिर्फ उनकी कल्पना थी या निशी महल की आत्माएं उनसे कुछ कह रही थीं। नक्शे में एक गुप्त द्वार का उल्लेख था जो इस हॉल से एक तहखाने की ओर जाता था। जय ने दीवारों को टटोला और अंत में एक छिपी हुई लीवर मिली। उन्होंने उसे दबाया और दीवार का एक हिस्सा सरक गया, जिससे एक गहरी अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्हें एक अजीब सी हल्की गंध महसूस हुई, फूलों और मसालों की मिलीजुली गंध जो किसी पुराने इत्र की याद दिला रही थी। यह गंध उन्हें उस भयावहता के बीच थोड़ी राहत दे रही थी, पर साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि वे किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां उनकी कल्पना से भी परे की चीजें हो सकती हैं। तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक गलियारा मिला, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष थे। कुछ कक्ष खाली थे तो कुछ में टूटे हुए फर्नीचर और पुराने बर्तन पड़े थे। जय सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, अपनी मशाल को चारों ओर घुमाते हुए। तभी उन्होंने एक कक्ष से हल्की सी रोशनी आती देखी। यह वही रोशनी थी जिसे उन्होंने महल की खिड़की से देखा था। जय का दिल जोर से धड़क उठा। वे धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष का द्वार आधा खुला था। जय ने अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो एक छोटी सी तेल की दीपक के पास कुछ बुन रही थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। वह औरत जीर्ण-शीर्ण वस्त्र पहने हुए थी, पर उसकी चाल और हाव भाव में एक शाही गरिमा झलक रही थी। जय को यकीन नहीं हो रहा था। निशी महल में एक इंसान कैसे हो सकता है? और यह बूढ़ी औरत कौन थी? जैसे ही जय ने अंदर कदम रखा, औरत ने अपनी बुनाई रोक दी और अपनी खाली आंखों से उसकी ओर देखा। तुम आ गए, राजकुमार, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, पर उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे पता था कि तुम आओगे। जय चौंक गए। आप कौन हैं? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं स्वर्णपुरी की रानी हूँ, औरत ने कहा। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। महारानी शकुंतला। जय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महारानी शकुंतला महाराजा विक्रमदेव की मां और राजकुमार आदित्य तथा जय की दादी तो वर्षों पहले गुजर चुकी थीं। ऐसा उन्हें बताया गया था। यह असंभव है, जय ने कहा। मेरी दादी तो वर्षों पहले मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है, राजकुमार। महारानी शकुंतला ने बीच में ही बात काटी। कई वर्षों से, ताकि कोई इस महल के असली रहस्य को जान न सके। किसने और क्यों? जय ने पूछा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। तुम्हारे पिता ने, महारानी ने कहा। और महामंत्री चाणक्यधर ने। उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए बंद कर दिया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को असली सच्चाई न बता सकूं। जय को एक बड़ा झटका लगा। उनके अपने पिता और महामंत्री चाणक्यधर? यह विश्वास करना असंभव था। किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप? जय ने पूछा। महारानी शकुंतला ने अपनी खाली आंखों से उसे देखा। स्वर्णपुरी का सिंहासन तुम्हारा है, राजकुमार जय। तुम ही असली उत्तराधिकारी हो, राजकुमार आदित्य नहीं। जय को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। यह एक ऐसा खुलासा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर यह कैसे संभव है? जय ने पूछा। राजकुमार आदित्य तो बड़े हैं। तुम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, पर तुम कुछ मिनटों पहले जन्मे थे, महारानी ने कहा। लेकिन चाणक्यधर ने तुम्हारे पिता को यह कहकर गुमराह किया कि आदित्य अधिक शक्तिशाली और योग्य शासक बनेंगे और तुम्हें कला और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह सच सामने आया तो राज्य में अशांति फैल सकती है, और इस सच को छिपाने के लिए मुझे यहाँ कैद कर लिया गया, महारानी ने कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे दुनिया से अलग कर दिया,
ताकि मैं तुम्हें यह सच्चाई न बता सकूं। जय का दिल टूट गया। उनकी आंखों के सामने उनके पिता और महामंत्री की छवि टूटकर बिखर गई। उन्हें अब समझ आया कि महामंत्री चाणक्यधर उन्हें निशी महल से दूर क्यों रखना चाहते थे। तो बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा भी छिपी होती है, जो बुद्धि और विवेक के महत्व को समझाती हैं। बुद्धि बनाम शक्ति की यह कहानी इसी विषय पर आधारित है, जिसमें यह दिखाया गया है कि शारीरिक शक्ति के बजाय बुद्धि कैसे अधिक प्रभावी और शक्तिशाली हो सकती है। भाग 1। चुनौती का जन्म। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न दरबारी और सेनापति बैठे हुए थे। हमेशा की तरह दरबार में अलग अलग विषयों पर चर्चाएं चल रही थीं। तभी एक शक्तिशाली पहलवान, जिसका नाम बजरंगी था, दरबार में उपस्थित हुआ। बजरंगी अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह इतना बलवान था कि कहा जाता था कि वह अकेले ही 10 सैनिकों से लोहा ले सकता था। बजरंगी ने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और फिर गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो शारीरिक शक्ति में मेरा मुकाबला कर सके? मुझे लगता है कि इस दुनिया में शारीरिक शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बुद्धि और ज्ञान तो केवल बातें हैं, असली ताकत तो बाजुओं में होती है। उसके इन शब्दों ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। कई दरबारी और सेनापति जो अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, वे भी बजरंगी के सामने फीके पड़ गए। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बादशाह जानते थे कि बीरबल ही इस स्थिति से निपटने का कोई न कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अकबर ने बजरंगी से कहा, पहलवान, तुम ठीक कहते हो कि शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन बुद्धि की शक्ति को कम आंकना सही नहीं है। मेरे दरबार में एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना किसी शारीरिक बल के अपनी बुद्धि से तुम्हें पराजित कर सकता है। बजरंगी ने अहंकार से अपनी छाती चौड़ी की और कहा, जहांपनाह, यह असंभव है। मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। कोई भी मुझे अपनी बुद्धि से पराजित नहीं कर सकता। बादशाह ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हैं मेरे मंत्री बीरबल। यह तुम्हें अपनी बुद्धि से पराजित करेंगे। बजरंगी ने बीरबल को देखा। बीरबल दुबले-पतले थे और शारीरिक रूप से बजरंगी के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। बजरंगी ठहाका लगाकर हंसा और बोला, यह भला मुझसे कैसे लड़ेंगे? यह तो एक बच्चा भी नहीं उठा सकते। जहांपनाह, आप मजाक कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहलवान, यह सच है कि मैं तुम्हारे जितना शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरी शक्ति मेरी बुद्धि में है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम अपनी सारी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मुझे पराजित करने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बुद्धि से पराजित करूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तो एक शर्त रखते हैं। 3 दिनों के भीतर बीरबल तुम्हें अपनी बुद्धि से पराजित करेंगे। अगर वे सफल होते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है। अगर वे असफल होते हैं तो तुम्हारी बात सही मानी जाएगी। बजरंगी ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार कर ली। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी बुद्धि उसे हरा नहीं सकती। भाग 2। बीरबल की रणनीति। अगले दिन बीरबल ने अपनी रणनीति बनानी शुरू की। वह जानते थे कि बजरंगी को सीधे शारीरिक मुकाबले में हराना असंभव था, इसलिए उन्हें कोई ऐसी चाल चलनी थी जो बजरंगी की शक्ति को ही उसके खिलाफ मोड़ दे। बीरबल ने सबसे पहले एक बड़ी घोषणा करवाई। उन्होंने राज्य के सभी बलवान लोगों को महल में आमंत्रित किया और कहा कि बादशाह एक नए खेल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा।
बजरंगी भी इस घोषणा से उत्साहित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह उसके लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक और अवसर है। बीरबल ने एक विशाल लोहे का पिंजरा बनवाया। यह पिंजरा इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना या मोड़ना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। पिंजरे के अंदर एक छोटा सा कक्ष बनाया गया, जिसमें एक कीमती हीरा रखा गया था। बीरबल ने घोषणा की, जो कोई भी इस पिंजरे को अपनी शक्ति से खोलकर अंदर से हीरा निकालेगा, उसे बादशाह द्वारा भारी इनाम दिया जाएगा। कई पहलवानों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पिंजरे को हिला भी नहीं पाया।